हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट्स, स्वागत है आपका इस बोर्ड एग्जाम रिवीजन क्रैश कोर्स में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स यानी कैंसर कीमोथेरेपी की दवाएं। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम सीधे उन कॉन्सेप्ट्स पर वार करने वाले हैं जो एग्जाम में आपके मार्क्स पक्के करेंगे। अच्छा, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन और निमोनिक मैकेनिज्म, कुछ ज़रूरी केमिकल स्ट्रक्चर्स, उनके उपयोग और साइड इफ़ेक्ट्स, और आखिर में आपके फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन और रैपिड फायर राउंड। ये स्ट्रक्चर आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, क्लासिफिकेशन और निमोनिक। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने ड्रग क्लासेस को अच्छे से याद कर लिया ना, तो समझ लीजिए एग्जाम की आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत गए। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपको एग्जाम में सीधे 2 मार्क्स दिलाएगी। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स असल में क्या होते हैं? सिंपल भाषा में कहें तो ये वो दवाएं हैं जो कैंसर कोशिकाओं को तबाह करते हैं। कैसे? उनके डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स या फिर सेल डिवीजन प्रोसेस पर सीधा हमला करके। है ना, एकदम सीधा और स्पष्ट। और ये रहा हमारा ब्रह्मास्त्र, सीबीएम, एफएमडी, वीसीडी निमोनिक। एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में जब सब कुछ दिमाग से उड़ने लगता है ना, तब ये निमोनिक आपको सारी प्रमुख दवाइयां उंगलियों पर याद दिलाएगा। सी से साइक्लोफॉस्फेमाइड और सिस्प्लैटिन, बी से बुसुल्फान, एम से मरकैप्टोप्यूरिन और मीथोटेक्सेट, फिर एफ से फ्लोरोएरासिल, डी से डैक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरुबेसिन और ड्रोमोस्टेनोलोन, और वी से विनब्लास्टिन। बस इसे रट लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। चलिए अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, मैकेनिज्म और तुलना। अब हम ये समझेंगे कि आखिर ये दवाएं अंदर जाके कैंसर कोशिकाओं को मल्टीप्लाई होने से रोकती कैसे हैं। तो अगर हम एल्काइलेटिंग एजेंट्स की बात करें, जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो ये नाइट्रोजन मस्टर्ड ग्रुप का इस्तेमाल करके सीधे डीएनए को डैमेज करते हैं। मतलब ये डीएनए में क्रॉस लिंक्स बना देते हैं या स्ट्रैंड को ही तोड़ देते हैं। इसके बिल्कुल उलट एंटी मेटाबोलाइट्स जैसे मरकैप्टोप्यूरिन, जो कि एक प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, ये बहुत चालाकी से नॉर्मल सेल्यूलर मेटाबोलाइट्स का रूप ले लेते हैं और नए डीएनए को बनने ही नहीं देते। तरीका अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, कैंसर सेल का खात्मा। अब इन दोनों को देखिए। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जैसे डैक्टिनोमाइसिन और डॉक्सोरोबिसिन, ये सीधे डीएनए से चिपक जाते हैं और आरएनए सिंथेसिस में टांग अड़ाते हैं। डॉक्सोरोबिसिन तो सीधे डीएनए को इंटरकैलेट करके टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है। और दूसरी तरफ है हमारे प्लांट एल्कलॉइड्स जैसे विनब्लास्टिन। ये क्या करते हैं? ये सेल साइकिल के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को रोकते हैं। मतलब सेल का विभाजन यानी माइटोसिस वहीं का वहीं रुक जाता है। तो इस टेबल से जो सबसे अहम बात आपको याद रखनी है वो ये है कि एंटी मेटाबोलाइट्स असल में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं। जैसे फ्लोरोलासिल थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम को रोकता है और मेथोट्रेक्सेट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करता है। वहीं प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स जैसे सिस्प्लैटिन, ये डीएनए के अंदर इतने मजबूत क्रॉस लिंक्स बनाते हैं कि कैंसर सेल खुद की मरम्मत ही नहीं कर पाती और बेचारी मर जाती है। आइए सेक्शन 3 पर चलते हैं, एग्जाम के लिए प्रमुख केमिकल स्ट्रक्चर्स। बी फार्म और डी फार्म के स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये स्ट्रक्चर्स एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पक्का पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम में साइक्लोफॉस्फेमाइड का डायग्राम बनाए ना, तो उसकी ऑक्साजाफॉस्फोरिन रिंग और 2 क्लोरोएथाइल ग्रुप्स को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर इसी से तो इसकी सारी पावर आती है। और सिस्प्लैटिन की बात करें तो बीच में एक प्लैटिनम एटम होता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, इसके 2 अमोनिया ग्रुप सिस पोजीशन में होने चाहिए, मतलब एक ही तरफ। अगर ये सिस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वो कैंसर को नहीं मार पाएगा। अच्छा, यहाँ मेरी तरफ से एक प्रो टिप है। एक एग्जामिनर हमेशा इस छोटी सी डिटेल को नोटिस करता है। फ्लोरोयूरासिल असल में एक यूरासिल एनालॉग है। इसमें बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसकी 5वीं पोजीशन पर एक फ्लोरीन एटम चिपका होता है। और मजे की बात देखिए, बस यही एक सिंगल फ्लोरीन एटम इसकी पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का मास्टरमाइंड है। इसे अपने डायग्राम में जरूर हाईलाइट कीजिएगा। चलिए अब सेक्शन 4 की बात करते हैं, उपयोग, स्टोरेज और साइड इफेक्ट्स। मतलब क्लिनिकल सेटिंग में इन दवाओं को कैसे संभाला जाता है और मरीजों पर इनका क्या असर दिखता है। अगर आप इस टेबल को देखें तो कई दवाएं ल्यूकेमिया और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों में काम आती हैं, लेकिन बुसुल्फान का केस थोड़ा अलग और बहुत स्पेसिफिक है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी सीएमएल की कंडीशनिंग के लिए होता है। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। इन दवाओं के डोजेज फॉर्म्स को समझना भी बहुत जरूरी है। कुछ दवाएं तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस इंजेक्शन से दी जा सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लूरोवेरासिल इंजेक्शन के साथ साथ स्किन कैंसर के लिए टॉपिकल क्रीम के रूप में भी आती है। ये छोटी छोटी बातें आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस और एग्जाम के एमसीक्यू दोनों में बहुत फायदा पहुंचाएंगी।
अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत क्रूशल है। इनके स्टोरेज के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। विनब्लास्टिन और डैक्टिनोमाइसिन जैसी लाइट सेंसिटिव दवाओं को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज में रखना ही पड़ता है। और एक बहुत बड़ा अलर्ट सुन लीजिए, सिस्प्लैटिन इंजेक्शन तैयार करते वक्त कभी भी भूल कर भी एल्यूमिनियम के उपकरणों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। एल्यूमिनियम प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करके पूरी दवा को बर्बाद कर सकता है। हम सब जानते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कितने गंभीर हो सकते हैं ना, जैसे बोन मैरो सप्रेशन। इसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स एकदम कम हो जाते हैं, इसलिए मरीज का लगातार ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। बतौर नर्सेज और फार्मासिस्ट आपको मरीजों में म्यूकोसाइटिस यानी मुंह के छालों और इम्यूनोसप्रेशन के लक्षणों पर पैनी नजर रखनी होती है। चलिए अब एक क्विक चेकलिस्ट देखते हैं। जेनेरिक दवाओं के सामने उनके मशहूर ब्रांड नेम्स, साइक्लोफॉस्फेमाइड का एंडोक्सिन, मीथोट्रेक्सिड का फॉलिट्रेक्स, डॉक्सोरूबिसिन का एड्रियामाइसिन और सिस्प्लैटिन का प्लैटिनॉल। ये लिस्ट आपको सिर्फ एग्जाम के मल्टीपल चॉइस सवालों में ही नहीं बल्कि आगे चलकर एक बेहतरीन क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने में भी बहुत मदद करेगी। तो चलिए सेक्शन 5 पर आते हैं, एग्जाम के सवाल और रैपिड फायर। अपनी एनर्जी को फुल कर लीजिए क्योंकि अब समय है आपके ज्ञान को परखने का। एग्जाम से एक रात पहले रिवीजन करने के लिए ये टॉप 5 सवाल आपकी डेफिनेटिव चेकलिस्ट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने इन 5 सवालों के जवाब अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके बहुत शानदार मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैपिड फायर का पहला सवाल, ड्रोमोस्टानोलोन प्रोपियोनेट का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? सोचिए जरा। इसका सही जवाब है ये एक एंटी नियोप्लास्टिक एनाबॉलिक स्टीरॉयड है जिसमें एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। हालांकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर में इसका इस्तेमाल काफी कम हो गया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। वो कौन सी दवा है जो डीएनए के बीच में घुसकर यानी उसे इंटरकेलेट करके टोपोआइसोमेरेज 2 एंजाइम को काम करने से रोक देती है? याद आया कुछ? बिल्कुल सही, वो है डॉक्सोरोबिसिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंथ्रासाइक्लिन एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है। रैपिड फायर सवाल नंबर 3, डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ने वाला वो कौन सा अल्काइलेटिंग एजेंट है जो खास तौर पर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी सीएमएल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात की थी। जी हां, वो है बुसुल्फैन, जो कि एक अल्काइल सल्फोनेट है। सवाल नंबर 4, अपनी फार्मेसी में आप लाइट सेंसिटिव विनब्लास्टिन को सुरक्षित कैसे रखेंगे? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज में रखा जाना चाहिए और रोशनी से तो इसे बिल्कुल बचा कर रखना है, वरना दवा का असर खत्म हो जाएगा। और ये रहा हमारा आखिरी रैपिड फायर सवाल, प्लांट एल्कलॉइड्स कैंसर सेल की ग्रोथ में अड़चन कैसे डालते हैं? इसका एकदम सटीक जवाब है वे माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन और माइटोसिस को बीच में ही रोक देते हैं, जिससे सेल डिवाइड ही नहीं हो पाती। दोस्तों, इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने का जरिया नहीं है। जरा सोचिए, एक छोटे से केमिकल स्ट्रक्चर को समझकर आप भविष्य में किसी की जान बचा सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो बस इसी तरह सीखते रहिए और अपने फार्मासिस्ट बनने के सफर को एंजॉय करते रहिए।